नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम समाजशास्त्र की शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे इस चैनल में सोशल वर्क के वीडियो आते हैं, पर इसके अलावा मैं समाजशास्त्र के वीडियो भी डाल रही हूँ। तो आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र के जो वीडियो है वो मैं ज़्यादातर हिंदी में ही डालूँगी और सोशल वर्क के वीडियो हिंदी और गुजराती दोनों में आएगी। तो आपको ये सोशियोलॉजी के वीडियो कैसे लग रहे हैं और क्या मुझे आगे बनाने चाहिए, वो सब मुझे बताना दोस्तों। अगर आप बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। ये मेरी नई चैनल है और मुझे पता नहीं, जैसे आप लोगों की कमेंट्स आती है या फिर मेल आते हैं, उस हिसाब से मैं फिर वीडियो बनाना सोचती हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो मुझे बताना कि मैं आगे बनाऊँ ना बनाऊँ। और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे आवाज़ ठीक से नहीं आ रही या फिर मैं और कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, तो वो सब मुझे बताना। अगर आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। तो ठीक है मित्रों, चलो शुरू करते हैं। आज हम समाजशास्त्र के बारे में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर से आपको ये 2 या 3 पार्ट में लेक्चर बनेगा। तो इस जो सीरीज़ है उससे आपको क्या पता चलेगा, तो आपको इस वीडियो से यूरोप में समाजशास्त्र के उदय कैसे हुआ उसके बारे में पता चलेगा। और उसके अंदर आप समाजशास्त्र के उदय की पृष्ठभूमि की व्याख्या कर सकेंगे। फिर 14वीं शताब्दी से लगभग 18वीं शताब्दी तक यूरोप की सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेखन इसमें किया गया है, यानी इस वीडियो में। और फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांति के मुख्य विशेषताएं बताई गई। आपको तो पता है कि समाजशास्त्र का जो उदय हुआ है उसमें खास करके फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, पर पूरा डिटेल में नहीं, उसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और समाजशास्त्र के उदय को प्रभावित करने वाली तत्कालीन मुख्य वैचारिक प्रवृत्तियाँ क्या थी वो भी जानेंगे। तो ये दोनों जो मैंने बोला, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के अलावा और क्या क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, ये भी हम जानेंगे। समाजशास्त्र के उदय और 18वीं और 19वीं शताब्दी की यूरोप की सामाजिक एवं वैचारिक परिस्थितियों के बीच क्या संबंध है, क्योंकि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उदय सबसे पहले यूरोप में ही हुआ। इसलिए उस समय यूरोप में विद्यमान सामाजिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में ही समाजशास्त्र का अध्ययन किया जा सकता है। इस पर परस्पर संबंध को भली समझ लेने से समाजशास्त्र के संस्थापकों के विचार बेहतर ढंग से समझने में आएगी और उसकी सुविधा भी हो जाएगी, आप अच्छे से समझ सकेंगे। इन प्रमुख समाजशास्त्रियों और उनके विचारों पर आगे की जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और दूसरे पार्ट में मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर आपको समाजशास्त्र के उदय की पृष्ठभूमि दी जाएगी। समाजशास्त्र के उदय से पूर्व यूरोप की क्या सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियां समझाने के बारे में मैं बताऊंगी। और तीसरे पार्ट में आपको 14वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में हुई वाणिज्य क्रांति तथा वैज्ञानिक क्रांति का संक्षिप्त में परिचय दिया जाएगा। और लास्ट में आपको उस युग की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, जिसकी मैं आपको आगे चर्चा कर चुकी हूँ, उसके बारे में बताया जाएगा। और उसमें खास करके यूरोप में वाणिज्यिक जो क्रांति तथा वैज्ञानिक क्रांति के बाद हुई इन क्रांतियों का समाजशास्त्र के मुख्य मुद्दों पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि यूरोप में समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, मैं उस पर वीडियो बनाने जा रही हूँ और वो लगभग 3 से 4 पार्ट में बनेगा। और मैं किस पार्ट में क्या लूँगी उसकी मैंने थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी है। फिर आपकी जो कमेंट्स आएगी उसके हिसाब से मैं उसमें कुछ फेरबदल कर सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र के उदय की पृष्ठभूमि, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। यूरोप में समाजशास्त्र के उदय को समझने के लिए हमें समाज तथा विचारों के बीच संबंध को समझना होगा। किसी युग की सामाजिक परिस्थितियों तथा तात्कालिक विचारों के बीच सदैव संबंध हुआ करता है। इन विचारों की उस समय में प्रधानता होती है। तब हमें समाजशास्त्र के बारे में समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि समाज और विचारों के बीच क्या संबंध है।
तो वो संबंध को जानेंगे, उसके बाद ही हम समाजशास्त्र के उद्भव को समझ सकेंगे। आइए उदाहरण के तौर पर हम अपने देश के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इस संबंध की व्याख्या करें। ब्रिटिश शासन में भारतीय जन समुदाय को उपनिवेशवाद के सभी कुप्रभावों को झेलना पड़ा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हर दृष्टि से भारतीयों का शोषण, दमन एवं अपमान किया जाता है। ये सब आपने इतिहास में पढ़ा होगा। साथ ही उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप भारतीय मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग के लोगों को यूरोप के उदारवादी तथा क्रांतिकारी सामाजिक चिंतन की जानकारी भी मिली। उपनिवेशवादी शोषण के विक्षुब्ध होकर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी लेखनी का प्रयोग किया व उनके विरुद्ध अभियान चलाया। इस तरह ब्रिटिश शासन के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। जैसे आप सब इतिहास में पढ़ चुके होंगे कि इस काल के अंदर बहुत सारे हमारे विद्वान हुए, बहुत सारे समाजशास्त्री, विचारक वो सब हुए और उन्होंने अपनी जो बात है वो अपने लेखन के आधार पर कहा। जैसे कुछ न्यूज़पेपर में लिखते थे या फिर कोई पत्र पत्रिकाएँ आती थी, तो उस सब के द्वारा उन्होंने एक विचारों का ऐसा आंदोलन चलाया कि सबके मन के अंदर आज़ादी की एक ललक सी उठने लगी। इस तरह ब्रिटिश शासन के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। संस्कृति, रंगमंच, गीत, साहित्य आदि में स्वतंत्रता की भावना व्याप्त हो गई थी। प्रेमचंद्र का उपन्यास कर्मभूमि, जो दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में दिखाया जा चुका है, उस समय के परिवर्तनों को दर्शाता है। अतः यह स्पष्ट है कि विचारों का मूल आधार अनिवार्य सामाजिक परिवेश में ही होता है। अगर आपने अभी तक ये सीरियल नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, जिसके द्वारा आप समझ सकेंगे कि उस समय कैसे छोटे से छोटे गांव के अंदर लोगों के अंदर आज़ादी की एक ललक उठने लगी थी और कैसे परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा था और ब्रिटिश का जो शासन इतने सालों से था उसको कैसे निरस्त करने के लिए सब एकजुट हुए। वो सब आपको ये उपन्यास में दिखाई देगा। ये उपन्यास भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो उसकी दूरदर्शन पर सीरियल आते थे, आप यूट्यूब पर जाके सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने उसका बस थोड़ा उल्लेख ही किया है। अगाऊ के जो हम लेक्चर बनाएंगे प्रबोधन युग के, उसके अंदर मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जाऊंगी। तो आज के लिए तो बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं सोचती हूँ कि आज यहाँ तक रखती हूँ। सबने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको अच्छा लगा तो उसको एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। आपके लाइक करने से मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे आगे लेक्चर बनाना चाहिए। तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरा ये काम अच्छा है और मुझे आगे करना चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो धन्यवाद।